हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं कि सर ये जीके किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेनली हम हाई कोर्ट, ग्रुप डी और ग्रुप सी स्टेनो के लिए देख रहे हैं। बट ये अगर आपके एग्जाम्स रेलवे, एसएससी या अदर एग्जाम्स भी लगे हैं तो वहाँ भी आपका एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जीके जैसे लगभग हर जगह सेम ही होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो 26 क्लासेस से पहले हो चुकी हैं। आप अगर देख रहे होंगे तो आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो आपको पता है प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर साहब थे। तो जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसमें कुल मिलाकर 7 सदस्य थे उसमें। तो कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे उसमें। अगला है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों के किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। तो जो अनुच्छेद 29 और 30 हैं इनको सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 जो हैं ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला है, किस समिति ने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बट 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा, ये जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य, याद रखिएगा। अगला है, और ये 51A में दिए गए हैं, भी याद रखिएगा। 51A जो है इस अनुच्छेद में दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, और ये भाग 4 में दिए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार की गारंटी देता है। तो ये अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 जो है क्या करता है, ये जो है संवैधानिक उपचारों की गारंटी देता है। आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान में चौथी अनुसूची की विषय वस्तु क्या है। तो चौथी अनुसूची में दिया गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है संविधान की चौथी अनुसूची में, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से 78 जो है ये संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। भाग 5 के अंतर्गत ये दिया गया है। तो भाग 5 में दिया गया है अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण यह अनुच्छेद 112 में दिया गया है, जिसके आप बजट बोलते हैं। तो बजट का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं है, बट उसका दूसरे नाम से वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसको अनुच्छेद 112 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। आपको पता है कि राज्य का जो मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, बट वास्तविक शक्तियां जो होती हैं वो मुख्यमंत्री के पास होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर कार्यकारी प्रमुख पूछा जाएगा तो राज्यपाल ही हो जाएगा। अगला है, भारत का चुनाव आयोग क्या है। तो भारत का चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। तो जिन भी चीज़ों का उल्लेख संविधान में किया गया वो सारी चीज़ें संवैधानिक निकाय हो जाएंगे। तो भारतीय चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत जो है चुनाव आयोग का उल्लेख किसमें किया गया, अनुच्छेद 324 में है, और ये संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा। अगला है, कौन भारत की कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। तो भारत की कोकिला किन्हें कहा जाता है, ये कहा जाता है सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है, तो भारत की कोकिला कहा जाता है, क्योंकि सरोजिनी नायडू ने बहुत स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी अपनी निभाई थी। इन्होंने जो क्या किया था, 1925 का कानपुर अधिवेशन था, उसमें कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। 1925 का कानपुर अधिवेशन, तो ये भी याद रखिएगा। अगला है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा का यदि आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, तब आप राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, याद रखिएगा। त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाए जाने वाले प्रमुख मंदिर उत्सव में से एक है। तो त्रिशूर पूरम जो है ये केरल राज्य में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, केरल राज्य में। तो त्रिशूर पूरम जो है केरल राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है,
छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो जस्ट आने वाला है त्यौहार ये, तो ये बिहार का प्रमुख त्यौहार है। छठ पूजा जो है कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? तो बिहार का है, और जस्ट ये अभी आने वाला है, जस्ट अभी कुछ दिनों बाद। अगला है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। बट अगर पूछा जाए कि राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है ना, तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। तो ये भी याद रखिएगा, दोनों याद रखने हैं आपको। अगला है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों को कितने रुपए कितनी राशि जो हर वर्ष प्रदान की जाती है? तो 6,000 रुपये की राशि दी जाती है किसान सम्मान निधि योजना में, और ये दो हज़ार की इंस्टॉलमेंट के अंतर्गत 3 बार दी जाती है। तो हर 4 महीने के अंतर पर जो है ये राशि प्रदान की जाती है, 2,000 रुपये की किस्त दी जाती है। अगला है, हरित क्रांति का महत्वपूर्ण नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव क्या हुआ था? तो हरित क्रांति जब आई थी तो इसका एक नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला था। तो इससे क्या हुआ कि मृदा निम्नीकरण काफ़ी देखा गया। तो मृदा निम्नीकरण जो होता है इससे, तो हरित क्रांति का जो महत्वपूर्ण नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव है ये मृदा निम्नीकरण पर पड़ा। ध्यान रखिए, मृदा निम्नीकरण इससे काफ़ी ज़्यादा हुआ। अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। आपको पता है कि ये भारत का भावी संविधान बनाने के लिए आया था, बट इसमें क्या था कि कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे भारतीयों ने इसका विरोध किया था। और साइमन गो बैक के नारे इसमें भी दिए गए थे, और इसमें जो है अंग्रेज़ों की लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय, उनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो अगला है, अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो जो अली बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्होंने खिलाफत आंदोलन नेतृत्व किया था। ये 1919-1920 के दौरान चलाया गया था। तो याद रखिएगा, 1920, 21, 22 के दौरान चला था ये, और ये असहयोग आंदोलन के पैरेलल चलाया गया था, आप याद रखिएगा। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था ये लंदन में आयोजित किया गया था, लंदन में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था ये लंदन में आयोजित किया गया था 1931 ईस्वी में, याद रखिएगा। गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने और दलित वर्गों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? ते 1932 में की थी। तो जो गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने और दलित वर्गों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन के मध्य हुआ था 5 मार्च 1931 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। तो याद रखिएगा इसको भी। कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल के अंतर्गत आया था? तो रिपन के समय आया था। तो रिपन के समय याद रखिए, कारखाना अधिनियम 1881 रिपन के कार्यकाल में आया था। बंगाल के किस गवर्नर ने जो है सरकार की दोहरी शासन प्रणाली की शुरू की थी? तो बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली शुरुआत की थी? डुअल गवर्नमेंट सिस्टम किसने शुरू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़पने की नीति तैयार की थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्तिगत सिद्धांत जिसको बोलते हैं, राज्य हड़पने की नीति किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। अगला है, रॉलेट एक्ट पारित होने के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में क्या पारित था? रॉलेट एक्ट। तो इस दौरान जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड साहब थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन्हीं के समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन, याद रखिए, कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में, और राखाल दास बनर्जी ने की थी। तो राखाल दास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में, याद रखिएगा। अगला है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल हैं। यदि आपसे पूछा जाए सबसे पुराना मंडल कौन सा है, तो ये ऋग्वेद ही है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, और
यज्ञ से संबंधित वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है। और जादू तोड़ने से संबंधित वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। तो ये भी बात याद रखिएगा। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त कुल मिलाकर हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल गायत्री मंत्र का उल्लेख करता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है तीसरे मंडल में। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसी तरह से ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये सोम को समर्पित है। 9वां मंडल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो इनको वर्धमान कहा जाता था। वर्धमान ये जो है जैनों के 24वें तीर्थंकर थे। ये भी बात याद रखिएगा। जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर से पहले कितने अन्य या तीर्थंकर या गुरु हुए? तो 23 हुए थे, क्योंकि 24 नंबर के तो स्वयं महावीर स्वामी थे। तो 23, इनसे पहले 23 जो है तीर्थंकर हो चुके थे। अगला है, भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्ति कहाँ किया था? कहाँ उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। अगला है, दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्तान जो थी ये किस वंश की थी? तो रजिया सुल्तान का शासनकाल था 1236 से लेकर 1240 तक का इन्होंने शासन किया था। और ये जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी। गुलाम वंश यहाँ पर लिखा है। और ये गुलाम वंश की शासिका थी और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इसने 1236 से 1240 के बीच शासन किया था और ये पहली महिला शासिका थी। तो यह बात ये भी आप याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज का क्वेश्चन हम आपको देना है जवाब कमेंट बॉक्स में। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? आपको बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? तो इसका जवाब देंगे आप कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना रहते हैं। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। नमस्कार।